हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का न्यू चैप्टर रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था, मैंने एक चैप्टर लिया था वर्टिकल एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट। उसमें मैंने बताया था कि वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है, ये सारी थिंग्स हम लोगों ने उस चैप्टर में कंप्लीट की थी। उसका ही एक ये सेकेंड पार्ट है। आप लोगों को जब भी आप रेशियो एनालिसिस करेंगे, फर्स्ट थिंग आपके ध्यान में होनी चाहिए कि आपको वर्टिकल स्टेटमेंट्स क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में। वर्टिकल स्टेटमेंट मीन्स वर्टिकल बैलेंस शीट एज वेल एज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, कि इसमें जो भी आइटम्स हम लोग लेते हैं और जिस तरीके से हम लोग हेड्स में यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, सेम वही हेड्स एंड वही आइटम्स यहाँ पर यूज करते हैं, सेम उसी प्रोसीजर से उसके बेसिस पे ही रेशियो निकाले जाते हैं। इस बार आप लोगों के एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो आपको फॉर्मेट बनाना नहीं है, फॉर्मेट नहीं बनाना है, लेकिन इसके साथ आपको कैलकुलेशन तो करने हैं विदाउट फॉर्मेट। तो आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट पे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जस्ट कि आपको क्वेश्चन पूछा है, उसका आपको आंसर कैलकुलेट करके लिखना है, जिसकी प्रैक्टिस आज ही के वीडियो में मैं आपसे करवाने वाली हूँ। लेकिन आपको जब वो फॉर्मूलाज मैं बताऊंगी, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। जो वो वाला चैप्टर था वो था फॉर्मेट बेस्ड, जिसके ऊपर फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ये वाला चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी इस वीडियो में, तब आपको क्लिक होना चाहिए कि वर्टिकल स्टेटमेंट में ये वाला हेडिंग कहाँ पर आता है और उसके बाद कौन सा हेडिंग यूज किया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब आते हैं, करंट एसेट्स कब आते हैं, सेक्योर्ड लोन कब आते हैं, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें क्लियर होने के लिए वो स्टेटमेंट आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर इस वीडियो को फिर से गो थ्रू कीजिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि रेशियो को किस तरीके से यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का रेशियो एनालिसिस। बेसिकली 3 टाइप्स के रेशियो होते हैं। फर्स्ट रेशियो होता है बैलेंस शीट रेशियो, सेकेंड रेशियो होता है रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो एंड थर्ड रेशियो होता है कंपोजिट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो में क्या होता है, बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे आइटम्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेशियोज में फॉर्मूला वाइज, और सारे जो भी हम लोग कैलकुलेशंस रहेंगे ये प्योरली होगा बैलेंस शीट के बेसिस पे, आपके वर्टिकल बैलेंस शीट के बेसिस पे आपका पूरा कैलकुलेशन होगा। रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज उसे बोलते हैं जहां पर आपको यूज करना है आपका इनकम स्टेटमेंट। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू रेशियोज के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट का पता होना जरूरी है। तो पहले इनकम स्टेटमेंट गो थ्रू कर लीजिए। ग्रॉस सेल्स, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये थिंग्स क्या होते हैं मैं ऑलरेडी मेरे वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो पहले आप वो वाला वीडियो पूरा के पूरा देखिए, कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको रेशियो एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इजी चैप्टर है। रेशियो एनालिसिस के टाइम पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है फॉर्मूला, और फॉर्मूला के साथ जो भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे उसमें जो कंटेंट्स रहेंगे वो कौन से यूज करने हैं, ये सेकेंड थिंग याद रखना है। फिर हम लोगों का थर्ड रेशियो आता है कंपोजिट रेशियो। बैलेंस शीट में मैंने बोला कि पूरा बेस्ड होता है बैलेंस शीट के ऊपर। रेवेन्यू स्टेटमेंट में बोला पूरा बेस्ड होता है इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। सेम थिंग कंपोजिट रेशियोज में हम लोगों को कॉम्बिनेशन होता है बैलेंस शीट का एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट का, जिसमें कुछ आइटम्स बैलेंस शीट के लिए जाते हैं, कुछ आइटम्स हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट के लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग बैलेंस शीट और रेवेन्यू स्टेटमेंट दोनों को कंबाइन करके जब यूज करते हैं तो वो उसे हो जाता है कंपोजिट रेशियो, उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट रेशियो।
तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हम लोग के फर्स्ट रेशियो से, बैलेंस शीट रेशियो से। ध्यान देना है, सारे टर्म्स इसमें होंगे रिलेशनशिप विद बैलेंस शीट, पूरा इसमें जो भी कंसेप्ट रहेगा वो बैलेंस शीट का रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों के बैलेंस शीट रेशियो से। बुक, पेन, कैलकुलेटर साथ में रखिए, मैं एक एक रेशियोज बताती जाऊंगी, आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन भी दूंगी कि न्यूमरेटर का कैलकुलेशन कैसे होता है, डिनोमिनेटर का कैसे होता है, कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है 100 का, कौन सा रेशियो रेशियो के फॉर्म में आता है, परसेंटेज फॉर्म में कौन सा रेशियो आता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ ईच एंड एवरी रेशियो के साथ मैं आपका एक एग्जाम्पल लूंगी ताकि वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि इस रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग बैलेंस शीट रेशियोज से। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, आपको स्क्रीन विजिबल होगी, तो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा मैंने स्टार्ट किया है बैलेंस शीट रेशियो, नाम दिख रहा है आप लोगों को, और उसमें आपका फर्स्ट रेशियो है करंट रेशियो। मैं एक साथ आपको सारे रेशियोज नहीं बता रही हूँ, कंफ्यूजन होगा, सिर्फ मैं इतना आपको बता देती हूँ कि एवरी टाइप में 6 रेशियोज आपको पढ़ने हैं। उसमें से जो फर्स्ट रेशियो आपका है वो है करंट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियोज में फर्स्ट रेशियो होता है करंट रेशियो। तो सिंपली बैलेंस शीट का ही सिर्फ सोचना है यहाँ पर, और कोई भी चीजें यहाँ पर आपको नहीं सोचनी है, बैलेंस शीट का सोचना है। बैलेंस शीट में करंट ये वर्ड कब कब आता है, एक तो करंट एसेट में आता है, दूसरा करंट लायबिलिटी में आता है। तो सेम थिंग, इसका सिंपल फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स को आपको टोटल करके करंट एसेट को न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी के जितने भी आपके आइटम्स है उसको ऐड करके डिवाइड कर देना है। इसका जो आपको एक पार्ट दिख रहा है 2:1, तो ये 2:1 क्या है, ये क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स में मैं खुद आपको एग्जाम में पूछ सकती हूँ। 2:1 है स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ करंट रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ करंट रेशियो। इसका मीनिंग होता है 2 पार्ट है करंट रेशियो का एंड 1 पार्ट है करंट लायबिलिटी का। दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ करंट रेशियो, मीन्स करंट एसेट्स ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए करंट लायबिलिटी से। अगर करंट एसेट्स कम होंगे, करंट लायबिलिटी ज्यादा होंगी, तो आपका डेप्ट हो सकता है, क्योंकि करंट लायबिलिटी आपको पे करना होता है, करंट एसेट्स आपके खुद के होते हैं, आपको पैसा मिलने वाला होता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स ऑलवेज डबल होने चाहिए करंट लायबिलिटी से, ये इसका मीनिंग होता है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी करंट एसेट कौन कौन से है, करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है। तो आइए देखते हैं। करंट एसेट आपको पता होंगे, सन्ड्री एसेट, सिलेक्ट करती हूं मैं ये वाला पार्ट। सन्ड्री डेटर्स, लूज टूल्स, इनकम एक्रूड। इनकम एक्रूड मतलब ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक मिला नहीं है मुझे, तो मिला नहीं है तो मेरा वो करंट एसेट है, मुझे एक पीरियड के बाद वो मिलने वाला है। बिल रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ 1 ईयर की कम से लिए अगर मैं कम के लिए अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ किसी सिक्योरिटीज में, तो वो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होता है। क्लोजिंग स्टॉक, एडवांस पेमेंट, मैंने अगर किसी को एडवांस दे दिया, अभी तक ड्यू डेट नहीं आई है, तो वो मेरा एसेट है, जब ड्यू डेट आ जाएगी तो वो पे ऑफ हो जाएगा। देन शॉर्ट टर्म लोन, अब ये शॉर्ट टर्म लोन एसेट में है, मतलब मैंने दिया है, मैंने अगर किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया तो इन फ्यूचर वो मुझे वापस मिलने वाला है, तो वो क्या है मेरे लिए करंट एसेट। तो ये जितने भी करंट एसेट है, अगर इसमें से कुछ आपको दिया हुआ है तो इसको ऐड कर देना है, डिवाइड कर देना है करंट लायबिलिटीज से। करंट लायबिलिटीज क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, अनपेड मींस आउटस्टैंडिंग डिविडेंड जो अभी तक मैंने पे नहीं किया, टैक्स पे करना था मैंने प्रोविजन करके रखा है, मैंने अभी तक उसे पे नहीं किया, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स मेरा करंट लायबिलिटी। प्री रिसीव्ड इनकम, फ्यूचर में इनकम मिलने वाला था वो मैंने अभी ही ले लिया है,
अभी ले लिया है तो मेरे सर पे एक लायबिलिटी है जब तक उसका ड्यू डेट नहीं आता। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने ज्यादा बैंक से कुछ ओवरड्राफ्ट कर लिया तो वो भी मेरे सर पे लायबिलिटी, एक छोटा सा लोन का टाइप होता है। एंड दिस शॉर्ट टर्म लोन इज रिलेटेड विद द लोन टेकन, मैंने लोन लिया तो मुझे इन फ्यूचर पे करना है उसे, इसलिए ये मेरी लायबिलिटी है। तो ध्यान देना है, ये वाला लोन है गिवन और ये वाला लोन है टेकन। गिवन वाला ऑलवेज एसेट होता है, टेकन वाला ऑलवेज लायबिलिटी होता है। ये सारे करंट एसेट ध्यान रखना है, ये सारी करंट लायबिलिटीज, जितने भी करंट एसेट दिए उसको न्यूमरेटर में ऐड करके लिख देना है, जितने भी करंट लायबिलिटीज दी होंगी उसको डिनोमिनेटर में ऐड करके लिख देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको एक रेशियो मिलेगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये थिंग आपको, जब आपको स्टेटमेंट वाइज कोई कैलकुलेशन करना है तो आपको ये ऐड करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको समझो डायरेक्टली फॉर्मेट बेस्ड है, फॉर्मेट के ऊपर से अगर आपको कैलकुलेशन करना है कि आपको सबसे पहले वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, देन आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशो, तो बैलेंस शीट में आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होते हो। जब आप वर्किंग कैपिटल निकालते हो तो करंट एसेट की टोटल आप ले चुके होते हो एंड करंट लायबिलिटी की भी टोटल आप ले चुके होते हो, तो जस्ट वो टोटल वहां से आपको लेना है और कैलकुलेशन करना है, नथिंग एल्स। ओके, तो इसके ऊपर एक एग्जांपल भी लिया है मैंने। करंट एसेट्स ऑफ अ कंसर्न आर 4,50,000 rupees and current liabilities are 2,05,000 rupees. कैलकुलेट करंट रेशियो। तो इस एग्जांपल में मेरे करंट एसेट डायरेक्टली टोटल करके दिए हुए हैं एंड करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी टोटल करके दी है, तो मैंने मेरा फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर। उसके बाद मैंने करंट एसेट में करंट एसेट लिखा डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आप इसको कैलसी पे कैलकुलेट कीजिए, चलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 2,05,000, तो आपका आंसर आएगा 2.195। 195 मतलब इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो आपको हो जाएगा 2.20। आपको रेशो फॉर्म में लिखना है तो 1:1 लिखना भूलना नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर, आपका करंट रेशो है 2.20:1। तो यहां पर हमने करंट रेशियो देखा। सेकेंड रेशियो है हम लोगों का क्विक रेशियो। सेकेंड रेशियो क्विक रेशियो, मैंने जब फॉर्मेट बताया था तो मैंने बताया था कुछ क्विक एसेट्स होती हैं, कुछ क्विक लायबिलिटीज होती हैं। क्विक एसेट किसे बोलते हैं, क्विक लायबिलिटीज किसे बोलते हैं, रिलेशन क्या होता है एंड डिफरेंस क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी मेरे वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, उस चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ। क्विक उसे बोलते हैं जो इजीली आप पे ऑफ कर सकते हो या इजीली आपको कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, जो इजीली कन्वर्टेबल है इन कैश, उसे बोलते हैं क्विक। और यहाँ पे जो ये रेशियो है क्विक रेशियो, इसे और दो नाम दिए हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट नेम इज एसिड टेस्ट रेशियो एंड सेकेंड नेम इज लिक्विड रेशियो। आपको ब्लू फॉन्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा, लिख लीजिए। इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो है 1:1, मतलब ये इक्वल होना जरूरी है, ना कम ना ज्यादा। क्विक एसेट क्विक लायबिलिटीज इक्वल होना यहाँ पर जरूरी है। सेकेंड थिंग, इसका फॉर्मूला है सिंपल, वहां पे करंट डिवाइडेड बाय करंट था, यहाँ पे क्विक डिवाइडेड बाय क्विक है। क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। मैंने मेरे वीडियोस में बताया था, जब भी क्विक एसेट आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें दो चीजें कैलकुलेट नहीं होती, वो है स्टॉक एंड प्रीपेड एडवांस। ये कभी भी एसेट में नहीं आता। तो आप देखेंगे सारी करंट एसेट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सारी करंट एसेट मैंने लिखी है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक नहीं है और ना ही यहाँ पे प्रीपेड या एडवांस पेमेंट्स हैं। लेकिन इस स्लाइड में मेरे पास स्टॉक भी था देखिए, और एडवांस पेमेंट भी था, तो ये मैंने यहाँ पर हटा दिया है कि क्विक एसेट में ये दो थिंग्स नहीं आती। क्विक लायबिलिटीज में क्या नहीं आता, क्विक लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता, तो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे सिंपली रिमूव कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ के बाकी सारे आइटम्स यहाँ पर हैं, सारे के सारे। एंड प्री रिसीव्ड इनकम हम लोग नहीं लेते। प्री रिसीव्ड इनकम जैसे यहाँ पे एडवांस पेमेंट नहीं लेते, वैसे यहाँ पे प्री रिसीव्ड इनकम नहीं लेते। तो प्री रिसीव्ड इनकम एंड बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने यहाँ से हटा दिया है। इसके बाद जो भी मेरे पास बचा वो मेरे लिए क्या है, क्विक लायबिलिटीज। तो एक एग्जांपल लेते हैं
क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है आपको, ये सारी थिंग्स दी हुई हैं। देखिए कैश किस में आएगा, क्विक एसेट लिख लिया है मैंने, देखिए क्विक रेशियो में क्विक एसेट में लिखा है कैश, डेटर्स भी क्विक एसेट में लिखा है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज वाले पार्ट में लिखा है, देखो डिवाइड करके आगे पार्ट लिखा है लाइबिलिटी वाला। प्रीपेड नहीं आएगा क्योंकि वो करंट एसेट है, क्विक एसेट नहीं है। बिल्स रिसीवेबल मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखा है लाइबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता, वो करंट लाइबिलिटी है, क्विक लाइबिलिटी नहीं है। स्टॉक्स भी नहीं आते एंड बिल्स पेबल, सबके अमाउंट्स लिख लूंगी मैं। न्यूमरेटर में क्विक एसेट्स के अमाउंट लिख लिए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मैंने क्विक लाइबिलिटीज के अमाउंट लिख लिए। जब मैं टोटल करूंगी तो 4 + 9 + 1 इज इक्वल टू 14, डिवाइडेड बाय 4 + 1 + 6000 इज इक्वल टू 11,000। डिवाइड करोगे आप, देखिए मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। 14,000 डिवाइडेड बाय 11,000, तो आपका आंसर आएगा 1.2727 एंड 27। तो ये जो 272727 आ रहा है, इसको आपको 2 डिजिट तक जस्ट लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1.27:1। तो आपका क्विक रेशियो है 1.27:1। हमारा जो थर्ड रेशियो है वो है स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसे हम लोग और एक नाम देते हैं इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्योंकि स्टॉक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो स्टॉक का जस्ट नाम चेंज कर दिया। ब्लू लाइन में आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टॉक डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू 100। अभी वर्किंग कैपिटल के ऊपर पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो, आपको पता है वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते, जस्ट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, करंट एसेट को करंट लायबिलिटीज से जब माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल। एंड स्टॉक मीन्स विथ स्टॉक, आप एफवाई में पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ पर भी मैंने बता दिया था जब मैंने वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाई थी, कि स्टॉक 3 टाइप्स के होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो ये तीनों को, अगर तीनों ही दिए हैं आपको तो आप तीनों को ऐड करके लिख देना। अगर आपको तीनों नहीं दिया है, कोई एक दिया है इसमें से, तो भी वो आपका स्टॉक है, बट प्योरली ये होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए प्योरली ये होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। ओके, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं लेना है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, स्टॉक मीन्स रहेगा प्योरली क्लोजिंग स्टॉक। ओके, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब ये जो रेशियो है ये आता है परसेंटेज में, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली इसको 100 से। यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने, if the inventory is 70,000, inventory means stock 70,000 and working capital directly आपको दिया है 1 लाख, तो आप सिंपली क्या करने वाले हैं, 70,000 को 1 लाख से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 70%। आपका स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो आ जाएगा 70%। ओके, now come to the next ratio. My next ratio is proprietary ratio. प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स रिलेटेड टू प्रोप्राइटर। तो आपको ये जो भी पार्ट देखना है, ये फर्स्ट पार्ट देखना है, सोर्सेस ऑफ फंड वाला, यहाँ पे आपको कुछ पार्ट देखने को मिलेगा। इस रेशियो में आप जो सेकंड नेम है ये है नेटवर्थ टू टोटल एसेट रेशियो या नेटवर्थ रेशियो या तो एसेट बैकिंग रेशियो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ध्यान देना है कि इस रेशियो का सेकंड नेम क्या क्या है। तो नेटवर्थ टू टोटल एसेट रेशियो भी बोल सकते हैं, नेटवर्थ रेशियो भी बोल सकते हैं, या एसेट बैकिंग रेशियो भी बोल सकते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, और ये वाला रेशियो भी आप शो करेंगे परसेंटेज फॉर्म में। तो परसेंटेज फॉर्म में शो करेंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। प्रोप्राइटरी रेशियो के जो ये 2 पार्ट है, प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट। तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट याद है आपको, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में वन साइड होता था लायबिलिटी एंड राइट साइड होता था एसेट। तो जो राइट साइड होता था उसमें आप क्या क्या लिखते थे,
फिक्स्ड एसेट लिखते थे, इन्वेस्टमेंट लिखते थे एंड करंट एसेट लिखते थे। सिंपल वो जो राइट साइड वाला पार्ट है ना एसेट का, वही आपको लेना है टोटल एसेट में। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, फिक्स्ड एसेट एड इन्वेस्टमेंट एड करंट एसेट मींस योर टोटल एसेट्स, ओके, हॉरिजॉन्टल वाले बैलेंस शीट का एसेट वाला पार्ट। एंड प्रोप्राइटर्स फंड में क्या आएगा, प्रोप्राइटर्स फंड में आपको यहाँ पर मिलेगा इक्विटी वाला पार्ट, और जो फर्स्ट में आप देखते हैं ना सोर्सेस ऑफ फंड में जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ओन फंड वाला पार्ट, वही पूरा ओन फंड वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स वाला पार्ट होता है, शेयर होल्डर्स वाला पार्ट ही आपका प्रोप्राइटर्स फंड है। तो देखिए इक्विटी में रिजर्व्स ऐड हो जाएंगे, उसमें से कुछ फिक्टिशियस है तो वो माइनस हो जाएंगे, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड हो जाएगा। प्रेफरेंस plus equity plus reserves minus fictitious is equal to your shareholders fund and it is also known as proprietors fund। तो दोनों कंसेप्ट सेम है, कोई वो नहीं है, अलग नहीं है, इसी को सिंपली आपको बोलना है आपका ओन फंड वाला पार्ट, ओके, ओन फंड वाला पूरा पार्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व्स, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टोटल एसेट, ओके फाइन। फिक्टिशियस एसेट यहाँ पर नहीं दिए तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। प्रोप्राइटर्स फंड में हम लोग देखते हैं इक्विटी आएगा, मैंने लिख लिया है, देखो प्रोप्राइटर्स फंड में 1,30,000, प्रेफरेंस आएगा 50,000 लिख लिया है, रिजर्व्स आएंगे 20,000 लिख लिया है। डिवाइड कर देंगे आप इसको टोटल एसेट से, टोटल एसेट डायरेक्टली भी दिया हुआ है आपको, या तो करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट में ऐड कर देंगे तो भी 3 लाख ही आएगा, मैंने ऐड करके लिखा है। तो यहाँ पे इसका टोटल आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपली अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखिए, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, तो आपका आंसर आएगा 67%। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, तो आपका आंसर आएगा 66.666, तो आप राउंड ऑफ कर दीजिए 67%। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल। प्रोप्राइटर्स फंड सारे कुछ ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद लायबिलिटी जो टोटल एसेट है उसको ऐड कर दीजिए। तो मैंने प्रोप्राइटर्स फंड में देखिए ऐड कर दिया है इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट, एंड कैलकुलेशन करके आंसर लिया है। देन माय नेक्स्ट पार्ट इज इक्विटी, डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला ही उसके नाम में है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो भी 2:1 है। तो डेप्ट इक्विटी का भी पार्ट है 2:1। तो अभी डेप्ट इक्विटी रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, डेप्ट मीन्स योर बोरोड फंड, तो बोरोड फंड आपका क्या है, डिबेंचर, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, ये सारी चीजें आती हैं बोरोड फंड में। तो डेप्ट ही आपका क्या है, बोरोड फंड। जो आपका सेकेंड वाला पार्ट होता है ना ओड फंड वाला पार्ट आपका ये है। एंड प्रोप्राइटर्स फंड अब भी लास्ट रेशियो में हम लोगों ने पढ़ा, सेम थिंग है, इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस प्लस प्रेफरेंस। प्रोप्राइटर्स मतलब ही इक्विटी, तो इक्विटी में जो आप लेंगे वो लेंगे प्रोप्राइटर्स फंड, एंड डेप्ट में जो आप लेंगे वो लेंगे बोरोड फंड। सिंपली आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, बोरोड फंड मीन्स योर सोर्सेस ऑफ फंड का सेकेंड वाला पार्ट ओड फंड, एंड प्रोप्राइटर्स फंड मीन्स योर सोर्सेस ऑफ फंड का फर्स्ट वाला पार्ट ओन्ड फंड, खुद का पैसा। एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला जो रेशियो है ये आपको रेशियो फॉर्मेट में आएगा, परसेंटेज फॉर्मेट में नहीं आएगा। डिबेंचर्स दिए हैं, प्रेफरेंस दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, ओके। तो डिबेंचर्स तो आपके बोरोड फंड में आएंगे, प्रेफरेंस एंड इक्विटी आपका प्रोप्राइटर्स फंड में आएगा। तो डिबेंचर अलोन है, सिंगल है, तो डायरेक्टली ऊपर लिख लीजिए न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में दो चीजें आएंगी आपकी, यहाँ पे लिखी है देखो वो दो चीजें मैंने, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर भी मैं ब्रैकेट कर देती हूं, देखिए 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 8, 6 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू
मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताती हूँ, देखिए 6 डिवाइडेड बाय 8 तो आएगा 0.75। रेशियो फॉर्मेट में तो यहाँ पे लिख देंगे 1:1। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। जो कैलकुलेशन न्यूमरेटर में होता है वो न्यूमरेटर में रखिए, जो डिनोमिनेटर में होता है डिनोमिनेटर, और सिंपली उसे डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट रेशियो है मेरा एंड लास्ट रेशियो बैलेंस शीट रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का सिंपल फॉर्मूला ये है, प्रेफरेंस कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्योरली प्लस बोरोड फंड। अभी लास्ट में हम लोगों ने देखा बोरोड फंड कौन कौन से होते हैं, डिबेंचर्स, लोन एक्सेट्रा, डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड। अभी यहाँ पे प्योरली इक्विटी फंड लिखा हुआ है, इक्विटी फंड। इक्विटी फंड एंड प्रोप्राइटर्स फंड में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। देखिए इक्विटी फंड एंड प्रोप्राइटर फंड में क्या डिफरेंस है। प्रोप्राइटर फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, लेकिन इक्विटी फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आता। सिंपल यही एक डिफरेंस है, ध्यान रखिए, लिख लीजिए। अगर आप प्रोप्राइटर्स फंड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस भी आएगा, मतलब पूरा ओन्ड पार्ट आएगा। लेकिन अगर आप समझो इक्विटी फंड प्योरली बोला आपको, इक्विटी फंड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड, मतलब डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आने वाले हैं। बोरोड में डिबेंचर्स आते हैं, लोन आते हैं, वही। अब इसे नाम दिया हुआ है कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स्ड इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि इसके नाम के आगे एक फिक्स परसेंटेज होता है, जो परसेंटेज का इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलता है। और जो इक्विटी फंड होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल पे कभी भी फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलता, इनका इंटरेस्ट कभी भी फिक्स नहीं होता, इनका डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता। तो इसकी वजह से ये किस में आता है, कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या आएगा, सब सेम रहेगा, सिर्फ प्रेफरेंस निकल जाएगा कि प्रेफरेंस हम लोग ऊपर ले रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस। तो सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा चेंजेस है सिर्फ। 5% डिबेंचर्स है तो वो आएगा आपका न्यूमरेटर में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड, तो 50 प्लस 1,50,000 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा, इक्विटी प्लस रिजर्व्स। तो इक्विटी मेरा है 80 एंड मेरे पास 2 रिजर्व्स दिए हुए हैं, 2 रिजर्व्स है मेरे, सिक्योरिटी एंड कैपिटल रिजर्व, तो वो ऐड हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में आएगा 2 लाख एंड इक्विटी फंड में आएगा मेरा 1,06,000। दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। डिवाइडेड बाय 1,06,000 तो आ जाएगा 1.886, तो राउंड ऑफ करने के बाद आएगा 1.89:1, क्योंकि ये भी आपका किस में है, रेशियो फॉर्मेट में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कि बैलेंस शीट रेशियोज कैसे काम करते हैं, फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और हर एक रेशियो के ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है। होप सो आप अपनी बुक में इसे नोट डाउन कर लेंगे, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए, फॉर्मूलाज याद रखिए, मैंने सबके मीनिंग्स भी आपको बता दिए हैं, और एग्जाम्पल्स भी अपने बुक में नोट डाउन करके कैलकुलेट कीजिए। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट मीन्स रेवेन्यू स्टेटमेंट पे ऊपर जो रेशियोज कैलकुलेट होते हैं वो, जिसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज। रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज जो होते हैं ये पूरे के पूरे बेसिकली प्योरली डिपेंड होते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, जो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। मेरा सेकेंड पार्ट है रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो। स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, मैंने नाम लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। इसमें भी आपको 6 रेशियोज यहाँ पर पढ़ने हैं, 6 रेशियोज हैं आपको, और ये सारे रेशियोज आपके परसेंटेज फॉर्म में आते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं याद रखना है कि ये परसेंटेज में है या ये रेशियो फॉर्मेट में, ये प्योरली पूरा के पूरा परसेंटेज फॉर्म में ही आते हैं, और सिंपल भी है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि सिर्फ सारे रेशियोज में इसका जो चेंज होगा वो चेंज होगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर सारे रेशियोज में
सेम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नाम में ही है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आपको पता भी होगा। ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप? सेल्स को माइनस कर देते हैं, सीओजीएस, सीओजीएस मींस आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट जरा याद कीजिए, नेट सेल्स कहां पहुंचते हैं आप? पहले ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस में से रिटर्न्स माइनस करते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलता है नेट सेल्स। नेट सेल्स में से आप सीओजीएस लेस करते हैं। अभी सीओजीएस मींस व्हाट? ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, जो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, एफवाई में भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला, तो आपको याद रहेगा। एंड फॉर्मेट में भी ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां पर जाके भी आप देख सकते हैं। आप नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। एंड नेट सेल्स आपको पता है कैसे कैलकुलेट होता है? ग्रॉस सेल्स में से जब आप रिटर्न माइनस कर देते तो आपको मिलता है नेट सेल्स। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आपको नेट सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है हम लोगों का? ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके सामने, नेट सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से माइनस कर दीजिए। तो मैं 5 लाख को 4 लाख 10 से माइनस कर दूंगी, देखिए यहाँ पर, तो मेरा आंसर आएगा 90,000 और डिवाइड कर दूंगी नेट सेल्स। नेट सेल्स मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, नेट सेल्स मीन्स 5 लाख, 5 लाख से डिवाइड कर दूंगी, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आएगा 18%। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देती हूँ, डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 18। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। अगर नहीं दिया है डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स, अगर आपको समझो यहाँ पे ग्रॉस सेल्स दिए होते, रिटर्न्स दिए होते, तो आपको सबसे पहले नेट सेल्स कैलकुलेट करना पड़ता, फिर आप कैलकुलेशन करते। ओके, सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का सिंपल आपका फॉर्मूला है COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, जो लास्ट में मैंने अभी लास्ट रेशियो में मैंने ओरली बताया था, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। इसके साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? इनकम स्टेटमेंट में दिखाई देते हैं ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस। इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको मिलता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन सबको ऐड करना है तो आपको मिलता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मींस एग्जैक्टली नेक्स्ट पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट से लेस करते हो तो आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो वाला पार्ट है ये। एंड नेट सेल्स मैंने आपको बताया, ग्रॉस माइनस रिटर्न्स इज इक्वल टू नेट। तो नेट सेल्स ये ऐसे आएगा, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिख दिया है तो मैं यहाँ पे सेल्स कर देती हूँ। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। नेट सेल्स आपको दिया है 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है 4 लाख 50, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 2 लाख। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। तो सबसे पहले आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो यहाँ पे नहीं दिया है। तो कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए यहाँ पे हमने देखा था, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर मुझे नेट सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो मैं सीओजीएस निकाल सकती हूँ। मैं नेट सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं यहाँ पर वही करूंगी, मैं क्या कर दूंगी, नेट सेल से मेरा 10 लाख, उसमें से मैं 4 लाख 50 को माइनस कर दूंगी, ग्रॉस प्रॉफिट को मैं माइनस कर दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे डायरेक्टली दिए हुए हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। इनका कैलकुलेशन करूंगी जो ब्रैकेट में दिया है पहले, 10 प्लस 10 माइनस 4 लाख 50,000 प्लस 2 लाख, तो मेरा आंसर आएगा 7 लाख 50 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 75%। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
एक्सपेंस रेशियो, थर्ड रेशियो इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? नाम में ही दिया एक्सपेंडिचर, तो प्योरली जो हम लोगों ने अभी देखे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें से कोई भी एक एक्सपेंस के ऊपर आपको रेशियो पूछेंगे। एक्सपेंडिचर भी समझो आपको पूछा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेशियो, तो ये एक्सपेंडिचर रिप्लेस हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल लेती हूँ तो आपको समझेगा कि ये रेशियो कैसे काम करता है। एक्सपेंडिचर कोई भी हो सकता है, वो तीनों में से जो अभी हमने देखे ऑपरेटिंग वाले, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या फाइनेंस, एनी ऑफ वन, कोई भी सिंगल सिंगल कैलकुलेट करना है, कोई भी हो सकता है। एंड नेट सेल्स वाला आपको पता है, नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट होता है, ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न्स इज इक्वल टू नेट सेल्स। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दो एक्सपेंडिचर दिए हैं आपको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर दिया है, नेट सेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप दो रेशो कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करके आप नेट सेल से डिवाइड नहीं कर देंगे, सिंगल सिंगल कैलकुलेट होता है एक्सपेंस रेशो। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेशो। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेशो के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेशियो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर में अमाउंट लेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, मीन्स 20,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 1 लाख इंटू 100, तो आएगा 20%। सेकेंड रेशियो आप निकालेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट लेंगे एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में, 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 15% आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सारे एक्सपेंडिचर ऐड करके उसको डिवाइड नहीं करना है, आपको तीनों एक्सपेंडिचर दिए होंगे तो तीनों एक्सपेंडिचर आपको सबसे पहले सिंगल सिंगल कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअली उस रेशियो का नाम दे देना है और वही न्यूमरेटर में उसका अमाउंट लिख देना है। फोर्थ वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को हम लोग और एक नाम देते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, यहाँ पर भी डिवाइडेड में नेट सेल्स ही है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबका न्यूमरेटर चेंज हुआ है, डिनोमिनेटर सबका नेट सेल्स ही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैंने बताया था ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो अभी हमने यहाँ पर देखे, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने मिडल में देखे, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आप रेशियो पढ़ रहे हैं, रेशियो सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में होनी चाहिए, वो वर्टिकल स्टेटमेंट्स। वर्टिकल स्टेटमेंट्स अगर आपको पता है एंड वर्टिकल स्टेटमेंट्स अगर आपको ध्यान है, तो वर्टिकल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें नोटेड हैं कि किस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिलेगा, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे यूज करना है। एंड नेट सेल्स आपको पता है कैसे निकालना है, ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न्स इज इक्वल टू नेट सेल्स। तो आइए एग्जांपल लेते हैं, सेल्स दिया है, अभी यहाँ पे चेक कीजिए रिटर्न्स है क्या, नहीं है तो यही आपका नेट सेल्स, अगर रिटर्न्स है तो ये ग्रॉस है, नहीं है रिटर्न्स तो यही आपका नेट सेल्स है। सेलिंग एक्सपेंस दिया है, डिविडेंड रिसीव दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे सबसे पहले, तो देखिए मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लिख लिया है पहले। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिया है 4 लाख, इसमें से मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है। अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से दिए हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया सेलिंग एक्सपेंस एंड ऑफिस एक्सपेंस, तो 1 लाख एंड 1,50,000 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी, तो मेरा आंसर आएगा 1,50,000, डिवाइड कर दूंगी नेट सेल से, मल्टीप्लाई बाय 100। अभी यहाँ पे जो डिविडेंड रिसीव दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, इसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हो वर्टिकल स्टेटमेंट में, तो उसके बाद आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाते हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं, तो वहां पर ये यूजफुल है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे आप इग्नोर कर दीजिए, भले आपको थिंग्स दी हुई है, बट जब जरूरत नहीं है तो उसे ऐड करना नहीं है और कंफ्यूज होना नहीं है हमें। सिंपल आपको ध्यान रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ जो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं
उसको ही आपको लेस करना है, अदर थिंग्स को आपको इग्नोर करना है। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को सेलिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो मेरा आंसर आया 15%। नेक्स्ट रेशियो इज नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो सिंपल आपको लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनकम स्टेटमेंट ध्यान में रखिए या सामने रखिए, देख ये वीडियो देखते टाइम वहां पे आपको आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कब आता है, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप टैक्स लेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहां तक आपको नहीं जाना है, यहां पर आपको रुक जाना है। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर दोगे एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप लेस कर दोगे। ओके, और फिर उसके बाद आपको जो मिलेगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट सेल्स आपको पता है, पहले से बताते आए हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न्स इज इक्वल टू नेट सेल्स। ओके, एग्जाम्पल सेम लिया है मैंने यहाँ पर, जो लास्ट में था वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। तो नेट प्रॉफिट के लिए मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो मैं सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लेती हूँ मेरा, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए कितना आया था 1,50,000, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर भी 4 लाख मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस कर दूंगी सेलिंग, माइनस कर दूंगी ऑफिस, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 1,50,000 ओके रुपीस। अब मेरा नेट प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मुझे मिल चुका है 1,50,000, तो 1,50,000 में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दूंगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है मेरी, डिविडेंड रिसीव्ड, माइनस कर दूंगी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इनकम को ऐड कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिवाइड कर दूंगी 10 लाख से। जब मैं डिवाइड कर दूंगी इसको 10 लाख से, तो मेरा मल्टी आंसर आ जाएगा 15.5%। मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, और एक देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो मैंने नहीं किया, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जब आप 1,50,000 को 120 में ऐड करेंगे तो 1,70,000 होगा, माइनस कर देंगे 15 से तो आपका आंसर आएगा 1,55,000। ओके, फिर 1,55,000 को आप डिवाइड कर देंगे 10 लाख से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 15.5 आपका परसेंटेज आ जाएगा। थिंग्स को कंफ्यूज मत होने दीजिए, अमाउंट चेक कीजिए, मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, सब कुछ मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, जिसके अमाउंट लिए, और मैं ओरली भी आपको बता रही हूँ मैंने कौन कौन से अमाउंट लिए हुए हैं, तो उसको आपको जस्ट देखना है, समझना है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि थोड़ा लास्ट वाला पार्ट होता है, तो याद रखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट याद तो रखना है आपको। फिर से एक बार बता देती हूँ, नेट ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट आता है उसमें आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है, तो मैंने ऐड किया। लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मैंने उसको लेस किए दिया एंड डिवाइड कर दिया मैंने नेट सेल से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, तो सबसे पहले मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ा, तो वो भी मैंने सेकेंड लाइन में कैलकुलेट कर लिया है। देन माय लास्ट रेशियो इज last ratio of session and last ratio of revenue statement ratio also, stock turnover ratio। ये रेशियो फॉर्मेट में आता है एंड टाइम्स में कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं होता। अब यहाँ पे जो है ये डिनोमिनेटर में नेट सेल्स नहीं आता, जैसे यहाँ पे देखिए नेट सेल्स आ रहा था, यहाँ पे देखिए नेट सेल्स आ रहा है, यहाँ पे देखिए नेट सेल्स आ रहा है, नेट सेल्स यहाँ पर नहीं आ रहा। डिवाइड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला ये पूरा अलग है।
यहाँ पे फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप पता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डिवाइड कर देंगे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ऐड कर देंगे, फिर जो भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा एवरेज स्टॉक। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। COGS मींस योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्टली दिया हुआ है 27 lakhs, ओपनिंग स्टॉक दिया है 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 4,50,000। कंप्यूट STR मीन स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी क्या होता है मैं बताती हूँ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मीन्स यहाँ पे आपको आपका टर्नओवर कितने टाइम्स का है, स्टॉक कितने टाइम यूज हो रहा है। वेलोसिटी आपको बता रहा है कितने पीरियड के लिए वो यूज हो रहा है। वेलोसिटी में आपको बताया जाता है कि वो कितने पीरियड के लिए यूज हो रहा है। तो देखते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली दिया है तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे 27 लाख, लेकिन आपको एवरेज स्टॉक निकालना है क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर निकाला है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए देखो मैंने क्या किया है, 2,50,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो इसको ऐड करेंगे तो 7 lakhs आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आएगा 3,50,000। दिस इज योर एवरेज स्टॉक। तो 27 lakhs को 3,50,000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 7.7। और ये रेशियो ऑलवेज नोट डाउन करते हैं टाइम्स में, टाइम में कैलकुलेट करते हैं। देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो आप न्यूमरेटर में लेंगे मंथ्स, तो टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12 मंथ्स, उसको डिवाइड कर देंगे ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आया उससे। तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो 12 डिवाइडेड बाय 7.7 आपका आंसर आएगा 1.5। और वेलोसिटी मींस पीरियड बताना है आपको, कितना पीरियड लगा स्टॉक यूज करने के लिए, कितना पीरियड लगा, तो वो पीरियड आपका मंथ्स में यहाँ पे डिवाइड किया है तो आएगा मंथ्स में आएगा 1.5 महीना, 1.5 मंथ्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये जो एक रेशियो ये परसेंटेज फॉर्म में नहीं आता, ये टाइम्स में एंड मंथ्स में आता है। तो यहाँ पे 2 रेशियोज इंक्लूडेड है तो ये ध्यान दीजिएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। आज हम लोगों ने देखा बैलेंस शीट रेशियोज एंड इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज। ये दोनों भी रेशियोज प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फॉर्मूला ध्यान रखना है, न्यूमरेटर का कैलकुलेशन कैसे होगा, डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन कैसे होगा, कौन से फॉर्मूलाज आपको परसेंटेज फॉर्म में आएंगे, कौन से रेशियोज आपके परसेंटेज फॉर्म में आएंगे, या कौन से रेशियोज आपके प्योरली रेशियोज फॉर्म में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, समझना है, अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। क्योंकि रेशियोज बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आपका फॉर्मूला याद रहा और कंसेप्ट क्लियर रहे। और कंसेप्ट तब क्लियर रहेंगे जब आपके वर्टिकल स्टेटमेंट्स याद रहेंगे। आप अभी अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, अगर आपके वर्टिकल स्टेटमेंट्स क्लियर है, उनका कैलकुलेशन अगर क्लियर है तो रेशियोज का कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि ये वही सारे कैलकुलेशन है जो आप ऑलरेडी स्टेटमेंट बनाते टाइम कैलकुलेट कर चुके होते हो, वहां से जस्ट आपको अमाउंट उठाना है और रेशियोज को कैलकुलेट करना है। थिंग्स समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाइए। एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए और अपने बुक में सारे फॉर्मूलाज विद एग्जाम्पल एंड डिस्क्रिप्शन नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों का रेशियो वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम्स के लिए वेरी ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स अच्छे से दीजिए एंड प्रिपेयर हो जाइए पूरे मैनेजमेंट सब्जेक्ट के साथ। ओके, चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ एग्जाम जर्नी। एग्जाम की जर्नी सेफ भी रखनी है, सक्सेसफुल भी रखनी है, ये भूलना नहीं है। क्योंकि सक्सेसफुल रखेंगे मतलब आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।